हेलो फ्रेंड्स एंड इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, आप सबसे पहले तो ये देख लो, बस यही। इसीलिए मेरे को आज पूरी की पूरी ये वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज अब हालत ऐसी है कि बंदा बाइक लेने से पहले एक्साइटेड नहीं होता है कि मेरे पास बाइक होगी, बल्कि वो इस बाइक में पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा, भैया पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा, ये सब सोच करके परेशान हो जाता है। अभी एक दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से मिला एंड आई नॉर्मली सेड, और भाई क्या हाल है। ही रिप्लाइड, भाई हाल कुछ ऐसा है कि पहले मैं पेट्रोल इसीलिए भराता था क्योंकि मेरे को जॉब पे जाना पड़ता था, और अभी तो भैया मैं जॉब ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सही से पेट्रोल भरा पाऊँ। सो जोक्स अपार्ट, लेकिन हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है तो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल व्हीकल्स आर गुड और बैड टू बाई दिस टाइम। हमें पेट्रोल बाइक्स लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अभी। सो अगर हमें इससे जानना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया पेट्रोल ये आखिर इतना महंगा क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इंडिया में या किसी भी कंट्री में पेट्रोल के प्राइसेस क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल की कीमत के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो अगर कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है तो पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा है, और अगर कच्चा तेल महंगा मिल रहा है इसका मतलब पेट्रोल भी महंगा मिलेगा। बट इंडिया के अंदर ये लॉ ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर क्रूड ऑयल सस्ता भी हो जाता है कई बारी, तब भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं होते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के कंफर्म कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल फिलहाल $70 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है। अगर इसको सीधे सीधे अपन लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको हर लीटर का 33.23 रुपीज देना पड़ता है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। वैसे एक बैरल का होता है 159 लीटर, तो भैया 33.23 रुपीज में मिलने वाला ये ऑयल हमें 108 रुपए में क्यों मिलता है। सो इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है और बहुत सारे टैक्सेस भी एडेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले किया जाता है रिफाइनरी। अब कच्चा तेल क्योंकि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसे पहले रिफाइन करना होता है, तो उस रिफाइनिंग के खर्चे को अगर हम देखें तो पर लीटर वो हमें 3.85 रुपए के आसपास आता है। अब दूसरे खर्चे की बात करें तो वो है एक्साइज ड्यूटी। अब ये एक्साइज ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है पेट्रोल रेट्स के ऊपर में। ये एक टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है क्रूड ऑयल्स पर, और ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, टाइम टाइम पर ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी के रेट की बात करें तो ये है 33 रुपीज़, मतलब ओ माई गॉड, अभी ये सबसे ज़्यादा है। अब इतने सब के बाद इस पे लगता है डीलर्स कमीशन, जो कि होता है लगभग 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब फोर्थ चीज जो इसमें ऐड होती है वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और यह हर स्टेट के हिसाब से स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अप्रोक्स फिर भी 27 to 30% के आसपास ये होता ही है हर जगह पे। तो अब रिफाइनरी, एक्साइज ड्यूटी, डीलर्स कमीशन और वैट जैसी चीजें लग जाने के बाद जो रेट बनता है वही रेट पे पेट्रोल हमको मिलता है। पर अगर क्रूड ऑयल सस्ता भी मिले तब भी खास करके इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं होते, बिकॉज क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, और फिर बाद में मान लो कि क्रूड ऑयल महंगा होने लगे तो फिर बाद में टैक्सेस एडजस्ट किए जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े कम किए जाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल का सस्ता हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने लग जाता है। तो अब क्वेश्चन यही है कि अगर पेट्रोल सस्ता होना इतना ही मुश्किल है तो हमें पेट्रोल व्हीकल्स लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और अगर नहीं तो हमें इसका अल्टरनेटिव बताओ, क्योंकि बिना गाड़ी के तो हम रह नहीं सकते भैया। तो इसका वैसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है जो कि आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक्स दी हुई है। तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव अभी तक मुझे तो दिखाई दे रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल पे नहीं चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी कम कि क्या ही बताओ। लेट मी एक्सप्लेन। अब पेट्रोल बाइक्स की बात करें तो वो चलती है ICE मतलब इंटरनल कंबशन इंजन पे, जिसे चाहिए होता है पेट्रोल एज अ फ्यूल। और क्योंकि इसमें पेट्रोल कंबस्ट करके पावर जनरेट होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों करता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इलेक्ट्रिक बाइक्स जो कि बैटरी पे चलती है और बैटरी चार्ज होती है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो भैया इसमें ना तो कोई CO2 निकलता है, ना कोई धुआं निकलता है, कुछ भी नहीं, ना कोई साउंड पोल्यूशन। ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी है, और क्योंकि ये बाइक्स टोटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इसलिए गवर्नमेंट भी हमें इनकरेज करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन भैया रुक जाओ, इतनी जल्दी भी डिसीजन मत लो ये बाइक्स लेने का। अगर लेने का मन भी करे तो एक बार जाकर के ऑनलाइन प्राइसेस देख लेना, फिर से आकर के यही वीडियो देखने लग जाओगे। क्योंकि भैया कितनी भी सब्सिडी मिलने दो, एक नॉर्मल बाइक पेट्रोल बाइक के कंपैरिजन में ई बाइक बहुत ज्यादा महंगी होती है। जी हाँ, इसे मैं अल्टरनेटिव तो कह रहा हूँ पेट्रोल बाइक्स का, बट फिर भी अगर आप इसे खरीदने जाओगे तो एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक से ज्यादा ही पैसे आपको इसके लिए देने पड़ सकते हैं। पूरी गाड़ी में सबसे महंगा कंपोनेंट अगर कुछ है तो वो है उसकी बैटरी। अभी ये ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक बैटरी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो है लिथियम आयन बैटरी, जो कि अभी के टाइम में सबसे महंगी बैटरी टेक्नोलॉजी है।
अगर इस बैटरी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि अभी चल भी रहा है, अगले 2-3 साल में आपको बैटरी के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं, जिसके बाद एक नॉर्मल ई बाइक हमारी नॉर्मल पेट्रोल बाइक से भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। पर जब तक ये बैटरी चेंज नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सिर्फ बैटरी ही प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए आप रिफ्यूल कराने जा रहे हो तो क्या करोगे? अगर आपके पास में पेट्रोल बाइक है तो पंप पे जाओगे, 2 मिनट रुकोगे, ढक्कन खोलोगे, पेट्रोल डालोगे, ढक्कन फिर से बंद, गाड़ी फिर से चालू, बस इतना सिंपल है। लेकिन ई बाइक्स को रिचार्ज होने में टाइम लगता है, वो भी 5-6 मिनट नहीं, 15-20 मिनट भी नहीं। अगर फास्ट से फास्ट चार्जिंग भी आप करने चाहते हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो लग ही जाने हैं। और अगर बात करें डिस्टेंस की तो एक स्टैंडर्ड ई बाइक एक चार्ज पे 90 to 120 किलोमीटर आपको दे देती है। जी हाँ, बस इतना ही। और अगर चलते में आपकी बैटरी अगर खत्म हो गई तब क्या करोगे? यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भैया पेट्रोल बाइक्स के लिए तो हर 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, और अगर पेट्रोल पंप्स ना भी मिले तो दुकान में से ब्लैक में तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। बट ई बाइक्स के लिए ऐसा कोई पावर स्टेशन अभी तक फिलहाल में, मतलब ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो सोचो अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है वो भी बंदी के साथ अपनी, तब तो भैया क्या ही कर लोगे तुम। सो भैया डिसएडवांटेजेस खत्म और अब एडवांटेजेस चालू, यानी कि अच्छी बातें करते हैं कि अगर आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर सिटी में रहते हो, या फिर 20 से 25 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो, उससे ज़्यादा आपका ट्रैवल नहीं है, अगर आप कॉलेज आना जाना करते हो उतने ही डिस्टेंस में, तो ई बाइक्स आर स्पेशली मेड फॉर यू। अब कैसे, ये मैं बताता हूँ। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ई बाइक्स नॉर्मली एक चार्ज में आपको 90 से 120 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कराती है। तो उस एक चार्ज के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है पता है? 2 से 4 यूनिट्स बस। और इन 4 यूनिट्स की अगर कॉस्ट निकाले तो ये स्टेट वाइज डिफर करती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पर लगभग 4 या 5 रुपए ऐसा ही कुछ कॉस्ट चल रहा है, और बाकी स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1-2 रुपए का ही फ़र्क है बस इसमें। तो अगर हम 4 यूनिट्स की कॉस्ट निकालें तो यहाँ पर हमको पड़ रही है एक चार्ज पे सिर्फ 20 रुपए की कॉस्ट। हम 3 यूनिट्स मान के चलते हैं क्योंकि 3 यूनिट से ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो वो होता है लगभग 15 रुपये। यानी 90 से 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको 100 से 120 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको सिर्फ 15 रुपये देने हैं। इसका मतलब हर किलोमीटर पे सिर्फ 15 पैसे। और वही एक पेट्रोल बाइक की बात करें तो वो तुरंत रिफ्यूल हो जाती है, बट उसमें आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए 150 से 200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 2 रुपए तक देने पड़ते हैं। जहां एक ई बाइक 100 किलोमीटर के लिए सिर्फ 15 रुपए मांगती है, वही एक पेट्रोल बाइक आपको 150 से 200 रुपए मांगती है, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा। चलो अब एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक बाइक लेते हो तो उसे आप कितने साल चलाओगे? कम से कम 5 साल। अब 5 साल में हर साल आप गाड़ी को चलाते हो 10,000 किलोमीटर। अब 5 साल का मतलब हुआ 50,000 किलोमीटर। और अगर वो पेट्रोल बाइक है तो सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट अगर हम निकाले तो वो पड़ेगी 1 लाख रुपए। और वही अगर हम ई बाइक चलाते हैं तो सेम ड्यूरेशन, सेम डिस्टेंस के लिए आपको टोटल देने पड़ेंगे 5,000 रुपए। बस इतना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। हाँ, पर अगर आप वही ई बाइक 7 से 8 साल के लिए यूज करते हो तो आपको सिर्फ एक खर्चा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो है बैटरी। क्योंकि बैटरी 7 से 8 साल के बाद में उसकी जो साइकिल होती है चार्जिंग की, चार्जिंग साइकिल बोलते हैं उसे, वो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आपको उसे चेंज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा मेंटेनेंस की बात करें तो भैया पेट्रोल बाइक्स में तो बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि उसमें इंजन होता है, बट ई बाइक्स में ना तो इंजन होता है ना कुछ टेंशन होती है। उसमें सिर्फ आपको टायर वायर चेंज करने पड़ सकते हैं टाइम टाइम पर, उसके अलावा कोई खास खर्चा नहीं आने वाला है। हाँ, बस एक बात है, अगर बाई चांस ई बाइक में कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो आपको कोई गैरेज नहीं मिलेगा इसको रिपेयर करने के लिए, आपको इसके लिए सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। अब गैरेज इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है, ना कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो कोई गैरेज कैसे होगा? कोई गैरेज वैरेज कुछ है नहीं अभी, सीधे सीधे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे इसका पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा। और हाँ, ये बस अभी के लिए है, आगे जाकर के ई बाइक्स बहुत ही कॉमन हो जाने वाली है, तो इसके पावर स्टेशन, इसके गैराज आपको जगह जगह पे मिलने लग जाएंगे। अभी फिलहाल में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल बाइक्स का है, क्योंकि उन्हीं का ट्रेंड है। आगे जाकर के जैसे ही इनका ट्रेंड कम होने लगेगा, इनका ट्रेंड ऑब्वियसली कम होता ही जा रहा है वैसे भी, और ई बाइक्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ई बाइक्स का ट्रेंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता जाएगा। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीधे सीधे कंक्लूजन की। देखो, पेट्रोल रेट्स को अगर बीट करना है तो आप अभी भी ई बाइक्स ले सकते हो, बट उसके लिए सिर्फ 3 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, देखो अगर आपको 30 से 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर रोज ट्रैवल करना है बाइक से तो ई बाइक मत लो, क्योंकि देखो घर से अगर बाहर आप निकलोगे तो आप कहीं भी इसे चार्ज नहीं कर पाओगे। चार्ज करना है तो घर पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोई पावर स्टेशन अभी तक बाहर बने नहीं है जैसे पेट्रोल पंप्स बने हैं।
कंडीशन नंबर 2 कि ये गाड़ी में अगर मान लो कोई बाई चांस काम आ जाता है तो आप इसे लोकल मैकेनिक के पास नहीं लेके जा सकते। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, वो भी उसी सर्विस सेंटर में जिस सर्विस सेंटर की ये बाइक है, जिस कंपनी की ये बाइक है। और कंडीशन नंबर 3 है कि आप जब एक बाइक खरीदने जाओगे इलेक्ट्रिक बाइक, तब आपको एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक से थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द बैटरी टेक्नोलॉजी। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये 3 कंडीशंस आप पालो तो बस 2-3 साल और रुक जाओ, क्योंकि जैसे हालात अभी चल रहे हैं ई व्हीकल्स वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ तो भी रिन्यू किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे खरीदें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं एंड, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना डिसलाइक छोड़ करके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।